नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो मूल संविधान में नहीं है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था और स्थानीय निकायों की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। और स्थानीय निकाय के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत, और नगरीय निकाय व्यवस्था जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। और स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि स्थानीय निकायों के चुनाव और गठन संबंधी समस्त प्रावधान राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य समस्त राज्यों को इसकी छूट दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्थानीय निकायों का गठन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रावधान इस प्रकार के हैं जो हमने पढ़े थे, अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। और अनिवार्य प्रावधान से तात्पर्य है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इनको जब दर्जा दिया गया स्थानीय निकायों को, तो कुछ प्रावधान इस प्रकार से किए गए थे कि वो समस्त राज्यों के ऊपर समान प्रकार से लागू होंगे। जैसे कि राज्य वित्त आयोग की और राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान भी अनिवार्य जो प्रावधान है उसके तहत इनकी व्यवस्था की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इसलिए कि समस्त राज्यों द्वारा अपने यहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का गठन भी प्रत्येक राज्य के द्वारा किया जाना है, क्योंकि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए और राज्य सरकार द्वारा इनको कितना अनुदान दिया जाए और राज्य सरकार को जो है राजस्व प्राप्त हुआ है साल भर में, उसमें से कितना धन इनको वितरित किया जाए, इसकी सिफारिश भी जो है राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग की स्थिति संविधान में किस प्रकार से है और राज्य वित्त आयोग कब से गठित किया गया है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन पारित जो है 1992 में हुआ लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन लागू हुआ 1993 में। और 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो इसकी एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि राज्य वित्त आयोग का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से इसका गठन किया गया है और संविधान में इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि राज्य वित्त आयोग की संरचना क्या रहती है और इसके कार्य क्या क्या रहते हैं, और अब तक के जो राज्य वित्त आयोग हुए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत किस प्रकार इसकी व्यवस्था की गई है उसके बारे में एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो ये पंचायती राज संस्थान या पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था करता है। और इसकी बात करें तो ये लागू कब होता है, तो ये लागू होता है संपूर्ण भारत की अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में फिर बात करेंगे अलग से। ये पूर्ण भारत में जब लागू होता है वो डेट रहती है 24 अप्रैल 1993। और जब हमने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा था तो हमने देखा था कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है 1993 में। और 1 साल की समय सीमा दी जाती है समस्त राज्यों को कि अपने यहाँ पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाए और पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। और अनिवार्य प्रावधानों के तहत कुछ प्रावधान थे जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में समस्त राज्यों के लिए समान प्रकार से किए गए हैं। बाकी की चीजें राज्य विधानमंडलों के ऊपर छोड़ दी गई, क्योंकि
स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है और समस्त राज्य अपने अकॉर्डिंग वो जो है प्रावधान कर सकते हैं स्थानीय निकायों के लेके। लेकिन यहाँ कुछ प्रावधान इस प्रकार के हैं, हमने जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कुछ प्रावधान अनिवार्य प्रावधान थे, जैसे 33% आरक्षण महिलाओं को, इसके अलावा एसटी एससी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान, 21 वर्ष न्यूनतम आयु का प्रावधान, ठीक उसी प्रकार ग्राम सभा का प्रावधान, और यहाँ फिर राज्य और जो है वित्त आयोग के गठन की बात, गठन का जो प्रावधान था वो भी इसीलिए कि निरंतर रूप से चुनाव हो सके और वित्त जो है स्थानीय जो निकाय है वो वित्त जो है वित्तीय समीक्षा कर सके इसकी स्थानीय निकायों की, और यहाँ राज्य सरकार को उनको अनुदान देने के लिए सिफारिश कर सके कि कितना अनुदान यहाँ संचित निधि से दिया जाना है, और फिर ये सिफारिश भी कर सके कि जितना राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है उनमें से कितना धन आवंटित किया जाए स्थानीय निकायों को। तो ये चीज राज्य वित्त आयोग के ऊपर छोड़ी गई कि सिफारिश ये करेगा कि कितना धन जो है स्थानीय निकायों को दिया जाना है जिससे स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान किया जा सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसके तहत जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को कौन से भाग में रखा गया? भाग 9 में। और भाग 9 के बाद में इसमें अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ अनुच्छेद, अर्थात इसके अंतर्गत टोटल 16 अनुच्छेद आते हैं। 16 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद में इनके बीच में 243 से लेके 243 ओ के बीच में ही एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 243 आई या फिर 243 6। इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य प्रावधान बनाया गया। यहां बात हम कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन। यहां हम बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन की। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, और यह भी 1992 में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। 1993 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और बात करें तो लागू हुआ ये 1 जून 1993 को। और वही 1 साल की समय सीमा समस्त राज्यों को अपने यहाँ जो है नगरीय निकाय अधिनियम पारित करने की दी गई, और उसके तहत फिर अनिवार्य प्रावधानों में जो है निर्वाचन आयोग और जो है वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य था। इसके बाद में बात करें तो ये किसके लिए है? नगरीय निकाय व्यवस्था से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय व्यवस्था। और यहां बात करें तो इसको लागू कब किया गया? ये लागू हुआ समस्त भारत में 1 जून, भारत की बात कर रहे हैं हम, 1 जून 1993 को। और यहाँ अगर बात की जाए इसमें इसको कौन से भाग में रखा गया? भाग 9A, इसके लिए अलग से एक भाग बनाया गया जिसमें अनुच्छेद 243 ओ इधर तक है, तो 243 पी से यहाँ शुरू होता है, 243 पी से लेके 243 जेड जी, और इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 243 वाई, या इसको बोलते हैं 243 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ राज्य वित्त आयोग के गठन की बात है, वो संविधान के भाग 9 में भी की गई है और संविधान के भाग 9A में भी की गई है। और इस प्रकार से राजस्थान में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया है इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं भाग 9 में जो है 243 आई
या फिर बात करें भाग 9 ए की तो 243 वाई, 243 आई, 243 वाई, या फिर हिंदी में बोले तो 243 जय और 243 मई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और यह अनिवार्य प्रावधान है संविधान संशोधन जो है 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय निकायों के लिए जो है वित्त की समीक्षा कर सके, वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके और उनको कितना वित्त या फिर कितना धन का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, इसकी सिफारिश इसके द्वारा की जा सके। राज्य सरकार फिर इसकी सिफारिश को मानती है या नहीं, वो उसके ऊपर है। ये सिफारिश करने का काम इसका है। तो इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं। तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। और यहाँ राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करें राजस्थान में, तो जैसे हमने देखा राजस्थान में पंचायती राज 1 साल की समय सीमा दी गई थी समस्त राज्यों को। 24 अप्रैल 1993 को जब पारित हुआ पंचायती राज अधिनियम और 1 जून 1993 को पारित हुआ जो है आपका नगरीय निकाय अधिनियम। और यहाँ 1 साल की समय सीमा दी गई कि समस्त राज्यों को अपने यहाँ स्थानीय निकायों का गठन किया जाना है। तो इसी की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा जो उसी की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया जाता है पंचायती राज अधिनियम। वो 23 अप्रैल 1994 को, यानी कि ठीक 1 साल से 1 दिन पहले जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है। और इसकी कुछ धाराएं हैं और उन धाराओं में से एक धारा है 118, धारा 118 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ बात करते हैं हम राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन। राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 118 के तहत 24 अप्रैल 1994 को, अर्थात राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ के ठीक 1 दिन बाद में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19 अधिनियम की धारा 100, पंचायती राज अधिनियम कब का है? राजस्थान का 1994 का। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के तहत, कल हमने पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग, उसमें धारा 120 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यहाँ धारा 118 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। 24 अप्रैल 1994 को जो है राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 118 के तहत 24 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य वित्त आयोग, सॉरी बार बार निर्वाचन आयोग का नाम आ रहा है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया। क्योंकि वित्त से संबंधित कार्य है और वित्त वर्ष से यह कार्य करना स्टार्ट करता है, तो 1 अप्रैल 1995 से इसने कार्य प्रारंभ किया। और उसके बाद में जब भी इसने कार्य किए तो वो 1 अप्रैल से शुरू किए और 5 साल के लिए, अर्थात 31 मार्च इसका लास्ट डे रहा। तो 1 अप्रैल 1995 से ये कार्य प्रारंभ करता है और 31 मार्च 2000 तक इसकी जो है प्रथम जो वित्त आयोग है उसकी अवधि रहती है। तो यहाँ हम गठन की बात कर ली हमने और संविधान में स्थिति की बात कर ली। उसके बाद में हम देखते हैं इसके संरचना की। तो संरचना की अगर बात करें तो राज्य वित्त आयोग की संरचना, यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्य से तात्पर्य है, कल हमने राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय निकाय है जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त रहता है और उसकी हेल्प के लिए अदर विभागों से स्टाफ आता है और निर्वाचन में जो है
राज्यपाल की सिफारिश से आता है वो स्टाफ, और निर्वाचन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले, उनकी हेल्प करता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी वगैरह जो हैं उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये बहुसदस्यीय निकाय है, इससे तात्पर्य है कि इसमें एक अध्यक्ष है और कुछ सदस्य होते हैं। तो कुछ सदस्य इसमें अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, प्लस एक सचिव होते हैं। तो यहाँ जो है इसकी संरचना की बात करी जाए तो यहाँ एक अध्यक्ष होते हैं, प्लस 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, प्लस एक सचिव होते हैं। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था है। यहां हम अध्यक्ष की योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता देखें तो योग्यता में अध्यक्ष के लिए योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष के लिए जो योग्यता चाहिए उसका कोई प्रावधान नहीं। अध्यक्ष की योग्यता का कोई प्रावधान नहीं। यहाँ सदस्य की योग्यता की बात करें तो सदस्य की योग्यता में सबसे पहले देखते हैं हम 2 सदस्य, और जो ये 4 सदस्य हैं ये अधिकतम है। अधिकतम से तात्पर्य है इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। और ये कम होंगे मतलब कितने होंगे सदस्य, इसके जो डिसीजन है राज्यपाल के हाथ में होता है, अर्थात राज्यपाल द्वारा डिसाइड किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे। राजस्थान में जो सदस्य रहे हैं मोस्टली 2 सदस्य रहे हैं अध्यक्ष के अलावा। तो यहाँ बात करें हम 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, और न्यायिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि या तो जो है न्यायाधीश रहे हुए होंगे या फिर अच्छे अधिवक्ता रहे होंगे। 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। दूसरी बात करें, एक सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा। और एक सदस्य अगर बात करें, एक सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ हो, क्योंकि वित्त आयोग है तो लेखा और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ तो जरूरी है। और न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे 2 सदस्य। तो इस प्रकार से हमने सदस्यों की बात की। तो सदस्य 4 होंगे अधिकतम, कितने होंगे न्यूनतम उसका डिसीजन राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर 4 होंगे तो 4 में से 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, और एक सदस्य आर्थिक मामलों का जानकार होगा, और एक सदस्य जो है लेखा मामलों का जानकार होगा, इसकी लेखा मामलों का विशेषज्ञ होगा। ये जो है सदस्य की योग्यताएं हैं। और योग्यता की बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष की योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता निर्धारित जो है राज्य वित्त आयोग के लिए नहीं की गई है। इसके बाद में बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति जो है, नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो। तो अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों की हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन राज्यपाल किसकी सिफारिश करेगा, सिफारिश पर करेगा मंत्री परिषद की सिफारिश पर। तो मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पे जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। हम बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो है राज्य वित्त आयोग का 5 वर्ष रहता है। मैंने कहा वित्त आयोग है तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो कार्यकाल जो शुरू होगा वित्त आयोग का वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा और 5 साल के लिए रहेगा, और जो अंतिम जो तारीख होगी इसकी 31 मार्च होगी। तो 5 साल के लिए, जैसे पहला 1 अप्रैल 1995 से लेके 31 मार्च तक रहा, उसके बाद में फिर
जो है 1 अप्रैल 2000 से वापस दूसरा वित्त आयोग काम करना शुरू करता है। तो इस प्रकार जब जो है हम बात करें, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। कितना रहता है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष मोस्टली कहाँ से रहता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये कहाँ तक होता है? 31 मार्च। इसके अंतर्गत 5 वर्ष आते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष रहता है किसका? राज्य वित्त आयोग का। अगर अध्यक्ष और सदस्य की बात की जाए तो अध्यक्ष और सदस्य का वही कार्यकाल होगा जो राज्य वित्त आयोग का होगा। लेकिन फिर भी हम बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अर्थात राज्यपाल चाहे तो बीच में इनको हटा भी सकता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा कार्यकाल किनका? अध्यक्ष का और सदस्य का। राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यकाल के बाद में तो त्याग पत्र की। तो त्याग पत्र चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, किसको देते हैं? तो राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं अपना। किसको त्याग पत्र देते हैं? राज्यपाल को। और इसके बाद में हम बात करें त्याग पत्र के बाद में हटाना, तो हटाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे हटाया भी राज्यपाल के द्वारा जाता है। और राज्यपाल किनकी सिफारिश से इनको जो है नियुक्ति प्रदान करता है? मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्रदान करता है। तो मंत्री परिषद की सिफारिश से ही इनको हटा भी सकता है। तो हटाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है तो किसकी सिफारिश पे हटाया जाता है? मंत्री परिषद की सिफारिश पे इनको हटाया जाता है। मंत्री परिषद की सिफारिश पर। इतने एक बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ एक बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट जो है समस्त रिपोर्ट कोई सा भी आयोग हो वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष जो है इस रिपोर्ट को रखता है। तो यहाँ भी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। और राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष इस रिपोर्ट को रखेगा। इतनी बात है राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो हमने बात करी सबसे पहले संविधान में प्रावधान। संविधान में प्रावधान मूल संविधान में था नहीं, तो फिर संविधान संशोधन के तहत इसका जो है गठन किया गया राज्य वित्त आयोग का। बात करें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो जो है इसका प्रावधान 243 आई अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो 243 वाई के अंतर्गत किया गया है। और दोनों ही संविधान संशोधन अधिनियम जब इस बात को पुष्ट करते हैं कि वित्त आयोग का गठन किया ही जाना है, अनिवार्य है, तो फिर राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के अंतर्गत। और ये जो इसका गठन किया जाता है वो दिन होता है 24 अप्रैल 1994। लेकिन ये जब कार्य प्रारंभ करता है तो वो ये अगले साल काम प्रारंभ करता है, अर्थात 1 अप्रैल से ये काम स्टार्ट करता है, 1 अप्रैल 1995 से। और प्रथम जो वित्त आयोग है उसकी अवधि रहती है 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000। इसके बाद में हमने बात करी इसकी संरचना की। तो संरचना इसमें एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम इसमें 4 सदस्य हो सकते हैं, एक सचिव होता है। अध्यक्ष की जो है योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद में सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो कम जो 2 सदस्य हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। एक सदस्य जो है लेखा जो है मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए और एक सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। 5 वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक रहता है 5 वर्ष का। नॉर्मली जब हम राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे पूरे, अभी तक के 6 वित्त जो है आयोग कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें वित्त आयोग की घोषणा कर दी गई है गठन की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। उसके बाद में हम देखेंगे
कि इनका त्याग पत्र राज्यपाल को दिया जाता है इनके द्वारा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं हटाने की प्रक्रिया, तो हटाया भी राज्यपाल के द्वारा जाता है। हमने कल देखा था राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका हटाने में नहीं होती है। तो इसमें हम हटाना देख रहे हैं, राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर। रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। यहां तक हमने इन चीजों को देखा है। अब हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के कार्य। तो राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या है? जिस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य है, समय पर चुनाव करवाना है, समय से तात्पर्य है प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाना है, और सीट अगर खाली हो गई है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने हैं। हमने उन प्रावधानों के अंतर्गत देखा था। लेकिन यहां हम देख रहे हैं राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के कार्य है, राज्य वित्त आयोग के कार्य है कि स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय से तात्पर्य पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगरीय निकाय संस्थाएं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है और उनको किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए वित्तीय स्तर पे। तो इसके लिए सिफारिश करता है राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग, अर्थात राज्य की संचित निधि से उनको कितना अनुदान दिया जाना है और राज्य ने कितना राजस्व प्राप्त किया है साल भर में, उसमें से कितना प्रतिशत उनको जो है धन का आवंटन किया जाना है। फिर कुछ कर हैं जो लगाने की सिफारिश भी करता है, अर्थात कौन कौन से कर होंगे जिनको स्थानीय निकायों के द्वारा लगाया जाना है, इसकी सिफारिश करता है। फिर एक सिफारिश ये भी करता है कि केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बीच में मध्यस्थता करता है कौन? राज्य वित्त आयोग। अर्थात ये क्या करता है? केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है कि हमारे राज्य को आपके द्वारा जो है इतना प्रतिशत शुद्ध करो, जो शुद्ध राजस्व है उसका इतना प्रतिशत दिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ राजस्थान में शुद्ध राजस्व का जो है भारत तो राजस्थान से कलेक्ट करता है राजस्व, उसका 41% जो है दिया जाता है, और हमारे राज्य वित्त आयोग ने इसके लिए 50% की सिफारिश की है। तो इस प्रकार यह मध्यस्थता करता है राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंधों के बीच। फिर इसके बाद में राज्यपाल द्वारा कोई अन्य कार्य सौंपे जाए तो वो भी ये करता है। तो सबसे पहले हम बात करें राज्य वित्त आयोग के कार्यों में, सबसे पहले काम की बात करें तो इसका सबसे पहला कार्य है शुद्ध राजस्व साल भर में प्राप्तियों में से ये किसका शुद्ध राजस्व प्राप्ति, ये किसकी है? राज्य की। राज्य द्वारा राज्य द्वारा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से राज्य द्वारा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से धन का वितरण। दूसरा इसका काम है राज्य संचित निधि में से, राज्य संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकायों से तात्पर्य एक तो पंचायती राज संस्थाएं और दूसरी कौन सी हो गई? एवं नगरीय निकाय संस्थाएं। और ये राज्य द्वारा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से धन का वितरण, ये भी किसको? ये भी इनको पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को। अर्थात शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से कितना धन वितरित किया जाए, किसको? पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय निकायों को। के बाद में राज्य की जो संचित निधि है उसमें से कितना अनुदान दिया जाए, किसको? पंचायती राज संस्थाओं को एवं नगरीय निकायों को। तीसरी बात, तीसरी बात जो ये करता है वो ये करता है कि राज्य
पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय, इसको एक साथ लिखें तो स्थानीय निकाय बोलते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले, या फिर लगाए जाने की जगह लिखते हैं स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहित या वसूले जाने वाले, वसूल किए जाने वाले कर, शुल्क, पूंगी या टोल के संबंध में सिफारिश। ये जैसे कुछ कर हो या फिर चुंगी हो, शुल्क हो या फिर जो है टोल हो, वो राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट वसूल किए जा रहे हो, तो ये सिफारिश कर सकता है कि ये जो है इनको वसूल करने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को या नगरीय निकायों को दिया जाना चाहिए। ये पावर भी इसके पास में है। तो स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहित या वसूल किए जाने वाले कर, शुल्क, चुंगी, टोल के संबंध में सिफारिश कर सकता है। और ये सभी सिफारिश करता है। ये इसके जो है सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है राज्य सरकार के लिए, लेकिन इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। और राज्य सरकार नहीं मानती है तो इसका कारण उसको बताना होता है। तो यहाँ ये सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है, उनको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक काम और है, केंद्र केंद्र एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों, वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करना। इसके लिए यह क्या करता है, राज्य वित्त आयोग इसके लिए केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है कि राज्य के अंदर अर्थात राजस्थान से केंद्र सरकार ने जितने जो है राजस्व प्राप्त किया है, उस राजस्व में से कितना प्रतिशत राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। अर्थात वर्तमान में स्थिति यह है कि जैसे राजस्थान से केंद्र सरकार द्वारा जितना राजस्व वसूल किया जाता है, उसमें से 41% राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग ने हाल ही में सिफारिश की है कि इसको 41% से जो है 50% किया जाना चाहिए। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान से जो है राजस्व इकट्ठा किया जाता है, उसका 50% राजस्थान को दिया जाना चाहिए। तो ये केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है। केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश। और लास्ट में जो काम है, अन्य कार्य जो है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। तो यहाँ हम कार्यों की बात करें तो कार्य इतने हैं भैया। सबसे पहली बात है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। अच्छा, एक काम और है इसका जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के संबंध में है। सबसे पहले हमने देखा कि राज्य द्वारा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से धन का वितरण कितना किया जाए पंचायती राज संस्थाओं को और इनको, राज्य की संचित निधि में से स्थानीय निकायों को कितना दिया जाए, स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहित कौन कौन से कर संग्रहित किए जाने चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। उसके बाद में केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है मध्यस्थता करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और ये सब उसके बाद में ही करता है, और वो पहले तरीके का काम है वित्तीय स्थिति की समीक्षा। किसकी? स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा। स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद ही तो राजस्व के लिए और अनुदान के लिए कहेगा। पहले वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, उसके बाद उसको लगेगा उतना जो है अंश वो राज्य सरकार को बताएगा कि इतने की जरूरत स्थानीय निकायों को है, पंचायती राज संस्थाओं को इतनी जरूरत है, और नगरीय निकाय संस्थाओं को इतनी जरूरत है। तो वास्तव में पहला काम तो इसका कौन सा है? स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की जो है समीक्षा करना। और समीक्षा के बाद में ही फिर वो क्या करेगा?
समीक्षा के बाद में ही राज्य सरकार को बताएगा कि आपको जो है शुद्ध राजस्व में से कितना प्रतिशत इनको दिया जाना चाहिए, संचित निधि में से कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, केंद्र और राज्यों, फिर यह कौन कौन से कर हैं जो डायरेक्ट इनको लगाने के लिए दे दिए जाने चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को या नगरीय निकायों को। फिर उसके बाद में केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, जो वित्तीय संबंध है उसमें मध्यस्थता का काम करता है, ये सिफारिश करता है केंद्रीय वित्त आयोग से। ये राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग जिस प्रकार स्थानीय निकायों को पैसे दिलवाने का काम करता है, ठीक वैसे ही केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र से राज्य सरकारों को पैसे दिलवाने का काम करता है। तो यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच जो मध्यस्थता करता है वो केंद्रीय वित्त आयोग है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय निकायों और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के संबंध में इस जो मध्यस्थता करता है वो राज्य वित्त आयोग है। तो मुख्य कार्य तो यह है कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, उसके बाद में बताएगा कि राजस्व कितना है जो ट्रांसफर किया जाना चाहिए स्थानीय निकायों को, संचित निधि में से कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, कौन कौन से कर हैं, शुल्क हैं, चुंगी है या टोल है जो स्थानीय निकायों को दे दिए जाने चाहिए और उनको लगाने के जो है अधिकार उनको स्थानीय निकायों को दे दिए जाना चाहिए। और फिर ये केंद्रीय वित्त आयोग को भी कुछ जो है सिफारिशें कर सकता है राज्य के संबंध में। ये इसके कार्य हो गए। इसके बाद में अब तक के जो है राज्य वित्त आयोग उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अब तक के राज्य वित्त आयोग, अब तक के वित्त आयोग, तो हम सबसे पहले हमने देखा राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को किया, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1995 से। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो है क्रम संख्या कि पहला कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, अब तक 6 हैं जो कंप्लीट हो गए। 7वें का गठन हो गया 30 नवंबर जो है 2024 को गठन की घोषणा कर दी गई और अब अध्यक्ष सदस्य जो है नियुक्त किए जाने हैं। कार्यकाल के संबंध में भी बात करेंगे 7वें के बारे में, लेकिन पहले 6 को देख लेते हैं। तो क्रम संख्या के बाद में हम देखेंगे क्या, क्रम संख्या के बाद में हम देखेंगे कि गठन कब किया गया, पहले का गठन कब हुआ, दूसरे का गठन कब हुआ, तीसरे का गठन कब हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे कार्यकाल, तो प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल, द्वितीय वित्त आयोग का कार्यकाल, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे वित्त आयोग का कार्यकाल। कार्यकाल के बाद में हम देखेंगे कि इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे। अध्यक्ष के बाद में हम देखेंगे कि इनके जो है सदस्य संख्या कितनी रही, और सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य संख्या सचिव सहित, अर्थात सचिव भी एक जो है यहाँ पे पद है, और सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी रही कौन से में। और उसके बाद में हम देखेंगे कि शुद्ध राजस्व का प्रतिशत में हिस्सा, प्रतिशत में हिस्से की, या फिर कहें इनके द्वारा शुद्ध राजस्व, ये शुद्ध राजस्व में से किया जाना है, ना कि संचित निधि में से जो है अनुदान की बात अलग से करेंगे। शुद्ध राजस्व में से जो है राज्य सरकार को शुद्ध राजस्व जितना प्राप्त हुआ है उसमें से कितना प्रतिशत है जो स्थानीय निकायों को ट्रांसफर किया जाना है या उनको धन का वितरण किया जाना है, इसकी सिफारिश इनके द्वारा की गई। तो यहाँ हम देखेंगे शुद्ध राजस्व में से स्थानीय निकायों को आवंटन की सिफारिश या वितरण की सिफारिश, वितरण की सिफारिश। यहाँ हम चीज ये देखेंगे कि शुद्ध राजस्व में से स्थानीय निकायों को वितरण की सिफारिश कितने प्रतिशत जो है को वितरित किया जाना चाहिए, और फिर इनको जो स्वीकृति मिलती है, अर्थात जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिफारिश कर सकता है, उनको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार को जो उचित लगेगा उतना वो जो है उनको राज्य स्थानीय निकायों को उतना धन आवंटित करेगी, लेकिन इसका कारण उनको बताना होगा अगर ज्यादा अंतर है तो सिफारिश की गई वो यहाँ देखेंगे, और स्वीकृति कितने की हुई ये यहाँ देखते हैं हम।
तो प्रथम वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन की बात करें तो गठन है 24 अप्रैल 1994 हमने जैसे कि पहले देखा। और इसका कार्यकाल रहा 24 अप्रैल 1994 को गठन, और ये इसका कार्यकाल 1 अप्रैल और सबका 1 अप्रैल से रहेगा। तो यहाँ मैं 1 अप्रैल और 31 मार्च को नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से इस चीज को मान लेंगे कि 1 अप्रैल से हुआ है, और जो लास्ट वाला वर्ष है उसमें 31 मार्च तक वो कार्यकाल रहा है। तो यहाँ हम बात करें तो 1995 से लेके और ये कार्यकाल इनका 2000 तक रहा। यहाँ अप्रैल और ये लास्ट मंथ कौन सा रहेगा, यहाँ मार्च। अध्यक्ष जो रहे वो कृष्ण कुमार गोयल रहे। कौन रहे, कृष्ण कुमार गोयल अध्यक्ष थे। सदस्यों की बात की जाए तो सदस्य संख्या 2+1 अर्थात एक सचिव, और सदस्यों की संख्या कितनी रही, 3 टोटल, सचिव सहित हम सदस्यों की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो सिफारिश की शुद्ध राजस्व में से स्थानीय निकायों को कितना % है जो दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने इसकी सिफारिश की 2.18% की, और इनको 2.18% है जो पूरा स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया। इसके बाद में हम द्वितीय आयोग की बात करें तो द्वितीय वित्तीय आयोग जो है इसका गठन मई 1999 में किया गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि 95 से कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो उससे लगभग 6-7 महीने पहले या फिर कुछ और टाइम पहले इनका गठन किया जा रहा है। कुछ वित्त आयोग ऐसे हैं जो कार्यकाल शुरू होने के बाद में उनका गठन किया जाएगा, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ इसका गठन द्वितीय वित्त आयोग का जो गठन है मई 1999 से किया गया, और कार्यकाल इसका अप्रैल 2000 से स्टार्ट होगा, और ये जो काम करेगा ये मार्च 2005 तक काम करेगा। तो यहाँ इसका कार्यकाल 2000 से लेके 2005, यानी कि 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2005 तक। और इसके जो अध्यक्ष रहे उनका नाम है हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, और ये 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और इनके समय भी सदस्यों की संख्या सचिव सहित 3 रही, और इन्होंने सिफारिश की 2.25% की, अर्थात शुद्ध राजस्व में से जो राज्य सरकार को शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें से 2.25% है वो स्थानीय निकाय अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को और ये नगरीय निकायों को काम करने के लिए इतना वित्त आवंटन किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान उनके द्वारा किया जा सके। तो ये 2.25% को पूरे को स्वीकृति मिल गई राज्य सरकार के द्वारा। फिर यहाँ बात करते हैं तृतीय। तो तृतीय की अगर बात करते हैं तो तृतीय जो है इसका गठन किया गया। गठन की अगर बात करें तो इसका मई 2004 में गठन किया गया, और ये काम शुरू करता है 2005 से लेके 2010 तक, वही अप्रैल और मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। यहाँ फिर बात करें तो यहाँ के जो माणिक चंद्र तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो माणिक चंद खुराना, और इनके समय जो सदस्य थे वो भी 3 थे। इन्होंने सिफारिश करी 3.50% की, और इनकी पूरी सिफारिश को मान लिया गया, 3.50% को मान लिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थ। और चतुर्थ की बात करें तो इसका गठन किया गया, इसका गठन कार्यकाल शुरू होने के बाद में किया गया। तो कब किया गया, अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में इसका गठन किया गया। इसने कार्य प्रारंभ किया 2010 से लेके और 2015 तक। तो अप्रैल 2010 में काम शुरू करा, और ये मार्च 2015 तक इसने काम जो है किया। और यहाँ इसके अध्यक्ष थे बीडी कल्ला। कौन थे, बीडी कल्ला। और इनके समय सदस्यों की संख्या 3। इन्होंने सिफारिश करी 5% की, और इनकी सिफारिश और 5% प्लस कुछ कर
कुछ कर का तात्पर्य है कुछ कर उनको दिए जाएं, किनको, स्थानीय निकायों को। तो इनकी सिफारिश को मानते हुए इन राज्य सरकार ने कुछ ज्यादा ही दिया, और 7.182% है वो इनको स्वीकृति प्रदान की गई। तो इनके द्वारा सिफारिश कितने की गई? सिफारिश की गई 5% प्लस कुछ कर जो है वो स्थानीय निकायों को संग्रहित या वसूल किए जाने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इनकी सिफारिश को मानते हुए फिर 7.182% शुद्ध राजस्व का जो है ट्रांसफर किया जाएगा, किसको? स्थानीय निकायों को। ये बात कही गई। फिर यहाँ पंचम की बात करें, और पंचम में जो है इसका गठन कब किया गया? तो जुलाई 2014 को किया गया, अर्थात इसका पहले ही कर दिया गया, जब शुरू होने वाला था कार्यकाल उससे पूर्व कर दिया गया 2014 में। और यहाँ फिर इसका कार्यकाल रहा 2015 से लेके 2020 तक। और 2015 में कब? अप्रैल 2015 में। और बात करें कब तक रहा, तो मार्च 2020 तक रहा। इसके बाद में इसकी अध्यक्ष जो थी ज्योति किरण थी। पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ज्योति किरण, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हुई है, और पहली महिला थी जो वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी, एकमात्र महिला है जो वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी, ज्योति किरण। इनके समय सदस्यों की संख्या 2। और यहाँ जो बात है, इन्होंने सबसे ज्यादा सिफारिश की, और कितनी सिफारिश की? 8.5% जो है शुद्ध राजस्व में से स्थानीय निकायों को देने की बात कही। और इनकी सिफारिश को मानते हुए राज्य सरकार ने 7.182% है इसकी स्वीकृति प्रदान की। तो सबसे ज्यादा जो है सिफारिश किसके द्वारा की गई स्थानीय निकायों को राजस्व में से हिस्सा देने की? तो वो सबसे ज्यादा ज्योति किरण के द्वारा, या ज्योति किरण वाले वित्त आयोग यानी कि पांचवें वित्त आयोग के द्वारा सर्वाधिक जो है सिफारिश की गई। इसके बाद में छठे की बात करें, तो छठा वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग का जो है ये अप्रैल 2021 के अंतर्गत गठन किया गया। अप्रैल 2021 में इसका गठन हुआ। कार्यकाल वही 2020 से लेके 2025 तक चलेगा। 2020 में कब रहेगा? 2020 में कब से शुरू होगा? अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, मार्च 2025 तक चलेगा। अध्यक्ष कौन थे भैया? प्रद्युमन सिंह थे। प्रद्युमन सिंह की बात करें तो ये ज्योति किरण के समय 2 सदस्य थे, उनमें से एक प्रद्युमन सिंह थे, प्रद्युमन सिंह, और दूसरे सदस्य थे प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह के समय जो है सदस्यों की संख्या 3, और एक अशोक लाहौटी, और दूसरे कौन से हैं जो है? हाँ, यहाँ दूसरे सदस्य ज्योति किरण के समय एस सी देराश्री, एस सी देराश्री। प्रद्युमन सिंह के समय सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें 2 सदस्य कौन कौन है? एक तो लक्ष्मण सिंह है, और एक कौन है? अशोक लाहौटी। छठे वित्त आयोग की बात करें तो लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी सचिव। तो प्रद्युमन सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, जो पांचवें वित्त आयोग में सदस्य थे ज्योतिकरण के टाइम, उनको तो अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ एस सी देराश्री को यहाँ छठे वित्त आयोग में क्या बना दिया गया? सचिव बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सचिव। और यहाँ जो 2 सदस्य रखे गए हैं प्रद्युमन सिंह के साथ, वो एक अशोक लाहौटी है और दूसरे लक्ष्मण सिंह है। यहाँ इन्होंने सिफारिश की है 6.75% की, और 6.75% ही स्वीकृत कर दिया गया। इसकी बात यहाँ हमने कर ली। ये छठे वित्त आयोग तक की बात कर ली हमने, छठे वित्त आयोग की। छठे वित्त आयोग की बात करें तो छठे वित्त आयोग की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी तक कितने, अब तक के वित्त आयोगों की एक बार हम बात कर लेते हैं। तो क्रम संख्या से लेके 6 वित्त आयोग हो गए। गठन की जो तारीख है, ये पहले वित्त आयोग की बात करें 24 अप्रैल 1994 को, 95 से लेके 2000 तक काम किया। कृष्ण कुमार गोयल जो है इनके अध्यक्ष रहे, 3 सदस्य रहे, 2.18%, 2.18%, अर्थात सिफारिश भी 2.18% की, और इनकी स्वीकृति भी कितने की मिली? 2.18 की। कहां से? शुद्ध राजस्व, जितने राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त किया गया शुद्ध राजस्व साल भर के अंतर्गत, उसमें से 2.18% है वो 5 वर्ष के लिए स्थानीय निकायों को दिया जाएगा उसमें से। यहाँ द्वितीय की बात करें, मई 1999 में गठन हुआ। अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2005 तक जो है इसका कार्यकाल रहा। हीरालाल देवपुरा इसके अध्यक्ष रहे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के हीरालाल देवपुरा।
मात्र 16 दिन के लिए। इनके समय सदस्यों की संख्या 3 रही। इन्होंने 2.25% की जो सिफारिश की और इनकी सिफारिश को मानते हुए 2.25% स्वीकृत कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। तृतीय जो है मई 2004 में गठन किया जाता है और अप्रैल 2005 से लेकर मार्च 2010 तक इसका कार्यकाल रहता है तृतीय वित्त आयोग का। और तृतीय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो माणिक चंद्र सुराणा है और इनके समय सदस्यों की संख्या 3। इन्होंने 3.50% की सिफारिश की, पूरी सिफारिश मान ली जाती है और स्वीकृत कर दी जाती है। चौथे वित्त आयोग की बात करें तो चौथा जो है अप्रैल 2011, अर्थात कार्यकाल शुरू हुआ अप्रैल 2010 से और इनका गठन एक साल बाद अर्थात अप्रैल 2011 में गठन किया जाता है। अध्यक्ष बनाए जाते हैं बी डी कल्ला और बी डी कल्ला के समय सदस्यों की संख्या 3 और 5% प्लस कुछ कर की सिफारिश की गई। तो इसको मानते हुए इनको 7.182% जो है स्वीकृत किया गया शुद्ध राजस्व में से। फिर पंचम की बात करें, जुलाई 2014 में अर्थात कार्यकाल शुरू होने से पहले इसका गठन कर दिया गया और 2020 तक 2015 से 2020 तक कार्यकाल अध्यक्ष रही ज्योति किरण प्रथम महिला थी जो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला, और ये महिला आयोग की अध्यक्ष रही हुई है, एकमात्र महिला है जो वित्त आयोग की अध्यक्ष रही हुई है। इन्होंने सबसे ज्यादा 8.5% की सिफारिश की, 7.182% को जो है स्वीकृत किया गया। इसके बाद में छठे वित्त आयोग की बात करें तो अप्रैल 2021 इसका जो है गठन किया गया, अर्थात वही एक साल बाद में गठन किया गया कार्यकाल शुरू होने से। 2020 में कार्यकाल शुरू हो गया लेकिन 2021 में इसका गठन किया जाता है। 2020 से लेकर 2025 तक ये सिफारिश करता है। प्रद्युमन सिंह जो है अध्यक्ष रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं। 6.75 की सिफारिश की गई, 6.75 को मान लिया गया। छठे वित्त आयोग को अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट वाला है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। छठा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग। छठे वित्त आयोग की बात करें तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो अध्यक्ष की बात करें तो प्रद्युमन सिंह थे। कौन थे? प्रद्युमन सिंह, जो कि 5वें वित्त आयोग में ज्योति किरण की अध्यक्षता में सदस्य रहे थे। इनको क्या बना दिया गया? यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया छठे वित्त आयोग में। इसके बाद में इनके अंडर में 2 सदस्य हैं। तो सदस्य की बात करें तो एक अशोक लाहोटी और दूसरे सदस्य हैं, एक हैं लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं अशोक लाहोटी। कार्यकाल की अगर बात किया जाए छठे वित्त आयोग का तो कार्यकाल 2020 से लेके कार्यकाल जो है छठे वित्त आयोग का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। गठन की बात किया जाए तो इसका गठन 1 वर्ष बाद अर्थात अप्रैल और 13 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया गया। और यहाँ इन्होंने सिफारिश की जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो रिपोर्ट इन्होंने 2023 में सौंपी, रिपोर्ट 2023 में। और सिफारिश कितनी की गई इनके द्वारा? सिफारिश इनके द्वारा की गई वो थी 6.75% की सिफारिश इनके द्वारा की गई। 6.75% की सिफारिश इनके द्वारा की गई छठे वित्त आयोग के द्वारा। छठे वित्त आयोग में सचिव की बात करें तो सचिव हैं SC देराश्री, छठे वित्त आयोग की अध्यक्ष हैं। सचिव हैं अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सचिव SC देराश्री, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी। कार्यकाल 2020 से लेके 2025, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025। गठन जो है 13 अप्रैल 2021 को किया गया। सिफारिश इनके द्वारा 6.75 की गई और इन्होंने कुछ और सिफारिशें भी की और वो सिफारिशें इस प्रकार से है कि ये जो 6.75 है इसको इस प्रकार से बांटा जाए स्थानीय निकायों में कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत 2 संस्थाएं आती है, एक तो पंचायती राज संस्था, एक तो पंचायती राज संस्थाएं आती हैं, पंचायती राज संस्थाएं, और दूसरी आती है नगरीय निकाय संस्थाएं। दूसरी आती है कौन सी? नगरीय निकाय संस्थाएं। नगरीय निकाय संस्थाओं को और पंचायती राज संस्थाओं को जो शुद्ध राजस्व है राज्य सरकार का
जो प्राप्त हुआ है राज्य सरकार को शुद्ध राजस्व या राजस्व जितना भी साल भर में प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार से बांटा जाना चाहिए। 6.75% स्थानीय निकायों को दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा और कैसे। ये 75.1% है, ये पंचायती राज संस्थाओं को, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 75.1% है तो उतना उसको दिया जाना चाहिए। यहाँ 24.9% किनको दिया जाएगा, नगरीय निकाय संस्थाओं को दिया जाएगा। राजस्व की हम बात कर रहे हैं, किसकी, राजस्व। राजस्व में से स्थानीय निकायों का हिस्सा है, ये किसका है, स्थानीय निकायों का हिस्सा। कितना परसेंट होगा, 6.75% होगा। किस प्रकार से होगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 75.1% होगा, नगरीय निकायों के लिए कितना होगा, 24.9% होगा। इसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं भी 3 प्रकार की है। कैसे कैसे है, ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की हमने बात करी थी, ग्राम पंचायत है। दूसरे स्तर पे है या फिर मध्य स्तर पे है वो पंचायत समिति है। कौन सी है, पंचायत समिति है। और तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर पे आपका जिला परिषद, या जिला स्तर की बात करें तो जिला परिषद है। इनको ये 75.1% प्राप्त हुआ 6.75 का। इसमें से इसका हिस्सा कितना रहेगा, इसका ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए 75%, पंचायत समिति को मिलना चाहिए 20% और जिला परिषद को कितना मिलना चाहिए, जिला परिषद को मिलना चाहिए 5%। कितना मिलना चाहिए जिला परिषद को, 5%। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, पंचायती राज संस्थाओं को 75.1% मिला 6.75% का राजस्व का। में से 75% हिस्सा ग्राम पंचायत को, 20% हिस्सा पंचायत समिति को और 5% जिला परिषद को। यह क्वेश्चन बन सकता है कि छठे वित्त आयोग के जो है सिफारिश के अनुसार किस किस संस्था को कितना कितना प्रतिशत राजस्व का जो हिस्सा है उसमें से बांटा जाएगा। तो ये इस प्रकार से है। इसके बाद में जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि में से राज्य की संचित निधि में से प्राप्त अनुदान को खर्च करने की सिफारिश छठे वित्त आयोग द्वारा इस प्रकार से, ये राजस्व की बात है, राजस्व जो प्राप्त हुआ, राजस्व में से स्थानीय निकायों को इतना प्रतिशत दिया गया, उसमें से कितना प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को, कितना प्रतिशत नगरीय निकाय संस्थाओं को दिया गया, इसकी बात हो गई। इसके बाद में संचित निधि में से भी कितना पैसा है वो पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश भी वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग द्वारा जो है सिफारिश की जाती है तो उसमें से कितना पैसा दिया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश के बाद में किस प्रकार से उसका खर्चा किया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश भी छठे वित्त आयोग द्वारा की गई। और यहाँ सबसे पहले उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं पर, मूलभूत सुविधा से तात्पर्य हो गया सड़क हो गई, नाली हो गई, फिर इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, या फिर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्रामीण जनता या फिर नगरीय जनता, स्थानीय जनता को प्रदान की जाती है, तो जो है मूलभूत सुविधा पर कितना किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की योजनाओं पर, और तीसरी है अन्य व्यय। तो इन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधा जो अनुदान प्राप्त होता है उसमें से मूलभूत सुविधा के लिए किया जाना चाहिए वो खर्चा कितना किया जाना चाहिए, 55%। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को लागू करवाने के लिए 40% खर्चा किया जाना चाहिए और 5% खर्चा है वो अन्य व्यवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के छठे आयोग के कुछ जो है ये व्यवस्थाएं जो है ये सिफारिशें हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम सातवें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो सातवें वित्त आयोग का कार्यकाल अभी शुरू हो गया 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2030 तक चलेगा। तो सातवें वित्त आयोग की बात करें
तो कार्यकाल 7वां वित्त आयोग कार्यकाल, तो कार्यकाल कब से प्रारंभ हो गया? 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया और 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2030 तक 2030 तक ये कार्यकाल रहेगा। इसके गठन की घोषणा की बात करें, गठन की घोषणा की जा चुकी है और वो कब की गई है? 30 नवंबर 2024 को इसके गठन की घोषणा की जा चुकी। अब हम बात करते हैं कि 7वें वित्त आयोग का गठन की घोषणा हो चुकी है। अभी तक 6ठे वित्त आयोग तक कंप्लीट हो चुका है मामला और 6 जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम प्रथम से लेके और 6 वित्त आयोग के अध्यक्ष को याद रखने की एक ट्रिक है और वो ट्रिक यह है कि कृष्ण ने हीरा मणि का छल्ला ज्योति को प्रेम से दिया, प्रेम से दिया। अगर आप इस तरीके से याद, अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आप जो 6 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनको ध्यान रख सकते हैं। कृष्ण से तात्पर्य हो गया कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। उसके बाद में हीरा से तात्पर्य हो गया हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में मणि से तात्पर्य हो गया माणिक चंद्र खुराना। ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और यहाँ छल्ला से तात्पर्य हो गया बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। और ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये ज्योति किरण तात्पर्य ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी और प्रेम से याद रख लेना प्रद्युमन। और ये 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन। और अब 7वां वित्त आयोग है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और जो है सिफारिश किसकी काम करेगी? मंत्री परिषद की सिफारिश काम करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि राज्य वित्त आयोग की जो है संवैधानिक स्थिति और इसका संवैधानिक इतिहास क्या रहा है। के बाद में हमने देखा है इसका गठन कब हुआ, फिर हमने देखा इसकी संरचना के बारे में पढ़ा और इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा इसके कार्य देखे और लास्ट में हमने पढ़ा कि अब तक राज्य वित्त आयोग जो भी रहे उनके बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले हमने देखा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करी। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243 आई भाग 9 में 243 आई और भाग 9 ए में 243 वाई के अंतर्गत इसका अनिवार्य प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए। राजस्थान में गठन की बात की जाए तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत दिनांक 24 अप्रैल 1994 को राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं तो संरचना, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग की हमने बात करी थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, यह बहुसदस्यीय आयोग है। 4 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे इसका जो है वो डिसीजन राज्यपाल के ऊपर है। राज्यपाल द्वारा इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो वर्तमान में कितने सदस्य, ज्यादातर सदस्य कितने रहे हैं? तो 2 सदस्य रहे हैं, एक सचिव अलग से रहे हैं और एक अध्यक्ष तो रहे हैं। अध्यक्ष की योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। सदस्य 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, एक सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा, एक सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ होगा। यह योग्यता की बात हो गई। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मंत्री परिषद की सिफारिश, चाहे अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो चाहे सदस्य की नियुक्ति की बात हो। फिर यहाँ कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष हमने देखा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है और सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। त्यागपत्र की बात करें तो राज्यपाल को देते हैं, चाहे अध्यक्ष या सदस्य दोनों ही। हटाना राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, सदस्यों को भी और अध्यक्ष को भी मंत्री परिषद की सिफारिश पर। रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है। उसके बाद में राज्य वित्त आयोग के कार्यों की बात करें तो
राज्य द्वारा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में से धन का वितरण। फिर दूसरी है राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान दिया जाना है। उसकी बात जो है उसकी सिफारिश किनके द्वारा की जाती है, स्थानीय निकायों को, अर्थात राज्य सरकार द्वारा साल भर में कितना राजस्व इकट्ठा किया गया है उसमें से स्थानीय निकायों को कितना दिया जाना है, और राज्य जो संचित निधि है उसमें से कितना अनुदान दिया जाना है। फिर इसके बाद में स्थानीय निकाय द्वारा जो है डायरेक्ट कोई कर है जो राज्य सरकार लगाती हो, तो उनमें से कुछ जो है कर, चुंगी, टोल या फिर शुल्क है वो अधिकार दे सकती है स्थानीय निकायों को और वे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी सिफारिश इसके द्वारा की जाती है। फिर केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के मध्य मध्यस्थता करता है और केंद्रीय जो है वित्त आयोग को कुछ सिफारिशें ये कर सकता है। इसके बाद में राज्यपाल द्वारा कोई अगर काम सौंपा जाता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है स्थानीय निकायों की वित्तीय समीक्षा करता है और उसी के आधार पर फिर ये सारे काम ये करता है कि कितना पैसा इनको दिया जाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये अब तक के वित्त आयोग, और तो हमने 6 वित्त आयोग अब तक के देखे। छठे वित्त आयोग के बारे में हम बात करेंगे। छठे वित्त आयोग की बात करें तो अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे, सदस्य एक लक्ष्मण सिंह, दूसरे अशोक लाहोटी, सचिव एस सी देरासरी, कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2025 तक। गठन 13 अप्रैल 2021 को किया गया। रिपोर्ट 2023 में इन्होंने सौंपी और इन्होंने जो है रिपोर्ट में सिफारिश कितना दी, जो है 6.75 शुद्ध राजस्व प्राप्तियों का, शुद्ध राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को देने की बात कही, तो इन्होंने कहा 6.75। अब इन्होंने एक सिफारिश ये भी की कि जो 6.75 है उसमें से पंचायती राज संस्थाओं को 75.1% और नगरीय निकाय संस्थाओं को 24.9% दिया जाना चाहिए। 75.1% जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए है उसमें से ग्राम पंचायतों को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5% दिया जाना चाहिए खर्च करने के लिए। अर्थात सबसे ज्यादा किसको दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत को, और न्यूनतम किसको, जिला परिषद को। इसके बाद में बात करें राज्य की संचित निधि से कुछ अनुदान अगर इन संस्थाओं के लिए दिया जाता है तो उसमें से 55% मूलभूत सुविधाओं के लिए, 40% है राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जो है योजना उनको संचालित करने के लिए, और 5% है वो अन्य कार्यों पे खर्च किया जा सकता है। यह आज के टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा। 7वें वित्त आयोग के बारे में हमने देखा कि इसका गठन किया जा चुका है और 7वें कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 रहेगा। गठन जो है नवंबर 2024 के अंतर्गत किया जा चुका है। और ये हमने कुछ ट्रिक है ये अध्यक्षों के बारे में बताई कि कृष्ण ने हीरा मणि का छल्ला ज्योति को प्रेम से दिया, ज्योति को प्रेम से दिया। तो इस प्रकार से आप वित्त आयोग के अध्यक्षों को याद कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ अपना ये टॉपिक है राज्य वित्त आयोग। एग्जाम की दृष्टि से जितना पूछा जाना चाहिए, जितना पूछा जा सकता है उतना लगभग हमने कंप्लीट किया गया, कर लिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपके सुझावों के अनुसार फिर वीडियो में कुछ जो अच्छी चीज़ें और जोड़ी जा सकती हों तो उनको प्रयास करेंगे जोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।